नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सैलरी वाली बहू। बहू के लिए दूसरी माँ होती है सास, ससुराल में उसकी आस होती है सास। जब लगती है पूरी दुनिया नई, तब सबसे खास लगती है सास। दिल से अपना लो मुझे, गले लगा लो मुझे, भूल जाऊंगी मैं अपना मायका, एक बार बेटी बुला लो मुझे, मेरी प्यारी सासू माँ। ममता एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह नौकरी करने की वजह से थोड़ी अकड़ू स्वभाव की थी। उसे अपनी नौकरी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था, जिसकी वजह से वह अपनी सास को बार बार नीचा दिखाती रहती थी। अपनी नौकरी की बात बात पर अकड़ दिखाने वाली और अपनी सास को हर समय अनपढ़ गंवार बोलने वाली ने जब अपनी सासू माँ की डिग्रियां देखी और उसका रुतबा देखा, तो देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। घर में ममता की शादी की तैयारी चल रही थी और जोरों शोरों से ममता अपनी शादी की तैयारी में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। आज ममता की शादी का दिन है। ममता अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है और अपने माता पिता की लाडली बेटी भी है। ममता के माता पिता ने ममता को अपने बेटे की तरह ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था और अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण किया। आज ममता एक बहुत बड़ी वकील बन गई है और ममता आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे अपने पढ़े लिखे होने पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर दिखाई देता है। ममता आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, कुछ ज़्यादा ही इतराती है। ममता तो अपनी नौकरी की वजह से अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती है। उसे पता नहीं किस बात का गुरूर है। नौकरी तो अधिकतर सभी लोग ही करते हैं, लेकिन क्या नौकरी का इतना घमंड होना चाहिए? आप ही बताइए। यह घमंड उसका शादी के बाद भी ऐसा ही रहता है। उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता, पहले जैसा ही रहता है। जाने कितनी बार तो उसके इस व्यवहार के कारण सामने वाले लोगों को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है, लेकिन इससे ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे जो कुछ भी कहना होता था कह देती थी और कुछ बोलने से पहले एक बार सोचती तक नहीं थी, लेकिन उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं था। ममता की शादी उसके शहर के पास में ही हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और इसका एक देवर है। उसके ससुर 10 साल पहले एक बीमारी का शिकार होने के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अर्चना जी के पति काफ़ी नेक दिल और समझदार इंसान थे। वह अर्चना जी की हर तरह से सहायता करते थे और उनको बहुत अच्छे से समझते भी थे, लेकिन भगवान को शायद उनका साथ मंजूर ही नहीं था, जिस वजह से वह अर्चना जी को जिंदगी के सफ़र में आधे रास्ते में ही छोड़कर चले गए थे। अर्चना जी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने परिवार को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े हो गए और शादी के लायक हो गए। शादी हो जाने के बाद ममता अपने ससुराल में आ गई थी, लेकिन ससुराल में भी ममता का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसे व्यवहार उसका मायके में था, वही स्वभाव उसका अपने ससुराल में भी था। वह एकदम से अकड़ू और घमंडी लड़की थी। अपनी सास को भी वह कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब उन्हें उल्टी सीधी बातें बोला करती थी और गंवार समझकर उनका अपमान करती रहती थी, क्योंकि अर्चना जी कम बोलती थी और ममता को कुछ भी नहीं कहती थी। अर्चना जी का स्वभाव भी शांत था, गुस्सा तो उनके चेहरे पर झलकता ही नहीं था और वह ममता को अपनी बेटी की तरह ही देखती थी और उसकी बचकानी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। लेकिन ममता तो उन पर अपनी नौकरी की अकड़ झाड़ती रहती थी और अगर उसकी सासू माँ उसको किसी काम को करने को कहती तो वह मना कर देती थी और बात बात में कहती थी कि मैं काम क्यों करूं, मैं तो नौकरी करती हूं, मैं भला इन कामों को क्यों करूंगी। घर के काम करने के लिए आखिर आप हैं ना, आप सभी घर के कामों को करो, मैं तो पैसे कमाती हूँ, मुझे घर का काम धाम नहीं होगा, अभी आप ही काम करो। ममता की शादी हुई अभी 20 दिन ही हुए थे। आज उसकी
पहली रसोई थी। रसोई की रस्म करने के लिए उसने केवल गैस को हाथ लगाया था। मीठा बनाया नहीं, बनवाया था। मीठा भी उसकी सासू माँ ने ही बना दिया था। बाकी का सारा काम तो जेठानी जी ने ही किया था। रस्म सारी पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदार के सामने आज तो ममता ने साफ साफ कह दिया था कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। अपनी सासू माँ को कहा कि मेरे से घर का कोई भी काम करने की उम्मीद मत रखना, ना ही मैं रसोई का कोई काम करूंगी और ना ही घर का। इसलिए अभी से बता देती हूँ, और घर के किसी भी काम से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद में ससुराल में आकर रोटियां बनाती रहे। मैं तो आज के ज़माने की लड़की हूँ, मुझसे रोटी नहीं बनेगी। मैं तो नौकरी करती हूँ, वह पैसा कमाती हूँ। मुझसे घर के काम धंधे नहीं होंगे। मैं घर के काम धाम को करने वाली लड़की नहीं हूँ। ममता की सासू माँ इशारा करती हुई अपनी बहू को कुछ समझाती हैं और इशारों में उसे चुप रहने को कहती हैं, ताकि सभी रिश्तेदारों के सामने ऐसी बातें ना करे, वरना सभी रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं अपने बेटे के लिए यह कैसी लड़की ढूंढी है, और मेरी बहू को भी भला बुरा बोलेंगे। इसलिए अर्चना जी ममता की तरफ इशारा कुछ ना बोलने को कहती है और उसे चुप रहने की सलाह देती है। लेकिन ममता तो अर्चना जी का इशारा करने की वजह से उन पर ही भड़क जाती है और कहती है कि यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी और जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मुझे जो भी करना है मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। ममता की बातें सुनकर वहां बैठे हुए सभी रिश्तेदार बहू का मुंह ताकते रह गए और सोचने लगते हैं कि अर्चना जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और बहू ने किस तरह से अपनी सासू माँ को डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर अर्चना जी को भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो रसोई की रस्म के लिए देरी हो गई है। सभी लोग कुछ मीठा तो खाओ। देखो तो आज मेरी बहू ने आज कैसा मीठा बनाया है। मीठा खाकर सभी लोग मेरी बहू को आशीर्वाद तो दो। आखिर इसका भी तो हक बनता है आशीर्वाद लेने का। सभी लोग ममता का मीठा बनाया हुआ खाने लगते हैं। शादी में तो जाने कितनी रस्म होती हैं और सभी रस्म बहू की जरूरत पड़ती है। दूसरे दिन भी अर्चना जी अपनी बहू को कहने लगी, अरे बेटी, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी गई है। मुंह दिखाई की रस्म में सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी रिश्तेदारों के पैर भी छूने पड़ते हैं। मैंने सभी लोगों के पैर छूने के लिए शगुन भी तैयार कर दिया है और मुंह दिखाई की रस्म कल ही रखी गई है। मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद सबको लिफाफे देकर सबके पैरों को छू लेना। तुम्हारी यह रस्म भी पूरी हो जाएगी। ममता तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। वह तो कानों में लीड़ लगाकर किसी से बातें कर रही थी। अर्चना जी ने तो जो कुछ भी कहा उसने तो सुना ही नहीं था और अपने में ही मगन थी। बात करते करते ही गर्दन हिला दी थी, जिससे अर्चना जी को लग रहा था कि ममता उनकी बातों को सुनकर गर्दन हिला रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो बात करने की वजह से अपनी गर्दन हिला रही थी। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। उनका पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी रिश्तेदार भी आ गए थे। सभी लोग आंगन में ही बैठे हुए थे और पड़ोस के लोग भी आ गए थे। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को उपहार भी देते हैं। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद अर्चना जी अपनी बहू के पास गई और उसे लिफाफे पकड़ाती हुई बोली, यह लो बेटा लिफाफा, और सभी को देकर उनके पैरों को छू लेना। ममता तो अर्चना जी की बातों को सुनकर तपाक से बोली, मम्मी जी, आप क्या समझती हैं? क्या मैं इतने सारे लोगों के पैरों को छूऊंगी, वह भी सबके सामने झुककर? यह सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं किसी के पैरों को छूने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे बस की बात नहीं है किसी के पैरों को छूना, मुझे पसंद नहीं है।
इतने सारे लोगों के पैर छूकर तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर छूने वाली नहीं हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी नौकरी करती हूँ और अच्छा खासा भी कमाती हूँ। आपके जैसे घर में बैठकर रोटियां नहीं बनाती और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपके जैसी बन जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज फिर से अर्चना जी की बहू ने सबके सामने उनको खरी खोटी सुना दी। उनके घर में आए हुए सभी लोग आपस में बातें करने लगे। देखो तो कैसी बहू लेकर आई हैं। वह तो इनको सासू माँ भी नहीं समझती, ऊपर से बात बात में सुनाती रहती है। उनकी एक बात भी नहीं मानती और बस अपनी ही मर्जी चलाती है। अभी से यह हाल है, पता नहीं आगे जाकर क्या हाल होगा और क्या क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों का ही मान नहीं रख पा रही है और जब देखो तब अर्चना जी को सुनाती ही रहती है और उन्हें नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है, बस हर वक्त अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती है। अब तो भगवान ही भला करे। अर्चना जी की ऐसी तेज तर्रार बहू आई है। अपनी बहू की ऐसी बातें अर्चना जी के कानों में चुभ रही थी और वहां उपस्थित सभी लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुन रही थी। अर्चना जी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके ऊपर तीरों की बौछार कर दी हो। फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी बहू को कहती है, अगर तुम्हें कोई रस्म करनी ही नहीं थी तो तुमने कल क्यों मना नहीं किया? कल तो तुमने हाँ कर दी थी, तो फिर आज क्या हो गया है? कल जब मैं तुमसे बात की थी तो तुमने सभी बातों को मानकर अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। अगर तुम्हें कोई रस्म करनी ही नहीं थी तो साफ साफ मना कर दिया होता। कम से कम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी जो तुमने सबके सामने मुझे खरी खोटी सुना दी। इससे अच्छा तो होता कि तुम मना कर देती, फिर मैं इन मेहमानों को भी नहीं बुलाती। तभी ममता बोली, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि किन रस्मों की बात कर रही हो। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। मुझे आपने क्या उस समय कुछ कहा था? मुझे नहीं पता। उसकी बातों को सुनकर अर्चना जी को समझ आ गया कि बहू ने तो उनकी बातों को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ उनका बेटा अपनी माँ और पत्नी की बातें सुन रहा था। छत से ही उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और कहा कि शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पंकज ने ममता को समझाने की पूरी कोशिश की, जिससे ममता पंकज की बातों को सुनकर और उसकी बातों को समझते हुए शगुन के लिफाफे देने के लिए लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ममता ने जाकर सभी लोगों के पैर छूकर इस रस्म को पूरा किया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। सभी लोगों के घर जाने के बाद ममता अर्चना जी पर अपना गुस्सा दिखाती हुई कहती है, माँ जी, आप मुझे अपनी तरह बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ। बहुत ही लाड प्यार से पली हूँ मैं। कभी किसी के पैरों को मैंने छुआ तक नहीं है, लेकिन आज तो आपने इतने सारे लोगों के सामने पैरों को छुआकर मेरी तो कमर ही तोड़ डाली। आपको पता है कि मेरी कमर में आज कितना दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के बहाने अपनी मन मर्जी की है, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी मन मर्जी थोपने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज तो आपने अपनी चाल चली, लेकिन आगे से आपकी चाल कामयाब नहीं होगी। आप तो ठहरी अनपढ़ गंवार। आप तो इन रीति रिवाजों को मानेंगी, लेकिन मैं नहीं मानती। अर्चना जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन बहू तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अर्चना जी कहती हैं, बेटी, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, लेकिन समाज के रीति रिवाज और तौर तरीके अपनी जगह होती हैं, जिनको हमें निभाना ही पड़ता है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को भी एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को ही छोड़कर आगे बढ़ जाएं और सिर्फ एक ही जगह अटके रहें।
यह ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। अर्चना जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बात को काटते हुए बहू कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे पता है क्या करना है। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगी है। अर्चना जी को इतना कुछ सुनाकर ममता अपने कमरे में पैरों को पटकती हुई चली गई। अर्चना जी को अपनी बहू का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी उनको सभी काम अकेले ही करने पड़ते थे। नौकरी की वजह से घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और अपनी सास को कहती थी कि पूरा दिन घर पर बैठी रहती हो, आप घर संभालो, मैं तो नौकरी करती हूँ, मुझे यह सब नहीं होगा। एक दिन ममता अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और अपने ऑफिस की एक जरूरी फाइल टेबल पर भूल गई। अर्चना जी अपनी रसोई के काम को निपटा कर जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगती है। तभी ममता भी आ जाती है। घर के अंदर आते ही ममता बड़बड़ाती हुई अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल को छीन लेती है और कहती है कि तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही थी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती होगी, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो अनपढ़ गंवार हो, अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती ही नहीं होगी, या यूँ कहूँ कि इंग्लिश तो तुम्हें पता भी नहीं होगी कि क्या है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ममता की बातें अर्चना जी के कलेजे को छलनी कर रही थी। सोच रही थी कि आज तो वह अपनी बहू को बोल ही देगी कि वह अनपढ़ गंवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी इंसान है और नौकरी। इतना कहने को ही थी कि ममता तो अपनी सासू माँ के हाथों से फाइल को छीन लेती है और अपने घर से बाहर निकल गई। आज फिर अर्चना जी कहते कहते रुक गई। एक दिन ममता के मौसा जी का फोन आता है। वह कहते हैं कि किसी जरूरी काम से वह भी उनके शहर में आ रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। ममता अपने मौसा जी से मिलने के लिए खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि आप घर पर मत आना, हम किसी होटल में मिल लेते हैं। उसे अपनी सासू माँ को अपने मौसा जी से मिलवाते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए उसने उनको घर आने से भी मना कर दिया और होटल में बुला लेती है और अपने पति के साथ जाकर उनसे मिलती है। उधर उसके मौसा जी ममता को बताते हैं कि इस शहर से तो उनका 10 साल पुराना रिश्ता है। 10 साल पहले भी वह यहाँ पर आए थे। यह उस समय की बात है जब यहाँ पर एक बहुत ही बहादुर और साहसी इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे इलाके में उनका जलवा था। आसपास के लोग तो उनके नाम से ही डरते थे, लेकिन वह तो बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थी। ममता के मौसा जी तो उस लेडी इंस्पेक्टर की इतनी तारीफ करते हैं कि ममता भी अपने मौसा जी की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुनती है और कहती है कि मौसा जी और भी कुछ बताइए ना उस सब इंस्पेक्टर के बारे में, मैं और भी सुनना चाहती हूँ। और कहती है कि क्या आप उस इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हो? हाँ, मैं उनसे मिला था और वह वाक्य मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला लखनऊ के हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास में बैठे हुए 6 लोगों ने मुझे देख लिया था। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। जब मैं उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी गाड़ी को उन लोगों के पास रोका तो वह लोग मेरी गाड़ी के पास आ गए और मेरी गाड़ी के शीशे को नीचे करने के लिए बोला और कहा कि खिड़की खोलो। खिड़की को खुलवाकर वह मेरी गाड़ी में बैठ गए और मेरी गर्दन पर पिस्टल रखकर कहने लगे कि जितने भी पैसे और कीमती सामान हैं सब कुछ हमारे हवाले कर दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर हमें दे दो। उनको देखकर मैं तो डर ही गया था और डर के मारे मैंने सब कुछ उन लोगों को दे दिया, लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि वह मेरा फ़ोन को लेना भूल गए और मुझे सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। मेरी गाड़ी को भी ले गए। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा भी था, जिससे मुझे काफ़ी चोट लग गई थी। मेरा काफ़ी खून भी बह रहा था। मैं बेहोश हो गया था।
और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं होश में आया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब मेरा हाथ मेरी जेब में गया तो मैंने देखा कि फ़ोन मेरे ही पास है। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन मिला दिया। पुलिस स्टेशन पास में ही था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय इंस्पेक्टर अर्चना मैडम थी। अर्चना जी तुरंत अपने पुलिस वालों को साथ लेकर मेरे पास पहुंच गई थी। मैं उनको देखकर हैरान रह गया था क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझे उन्होंने चोरों के बारे में पता पूछने के बाद मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने चोरों की गाड़ी पर फायर किया जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उन्होंने गाड़ी से निकलकर उतरने की कोशिश की और वहां से भागने की कोशिश की तो अर्चना जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन चोरों को पकड़ लिया था और पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सारा सामान वापस मुझे मिल गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैंने अर्चना जी का दिल से शुक्रिया अदा किया। आज इस बात को पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे वह वाक्य याद आ जाता है और बार बार मेरा मन अर्चना जी से मिलने को करता है। ममता पूछती है, मौसा जी क्या आप बाद में उनसे मिले थे? नहीं, ठीक होने के बाद जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आया था और उनका धन्यवाद देने कि आपकी वजह से आज मैं बच गया हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आपने मुझे सही समय पर अस्पताल पहुँचा दिया था। यही सब कहने के लिए जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो पता चला कि उन्होंने तो अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने उनको जाने कितनी बार ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह मुझे नहीं मिली और मैं फिर वापस चला गया। ममता अपने मौसा जी की बातों को सुनकर अचंभित हो रही थी और उसका मन भी उस लेडी इंस्पेक्टर से मिलने का कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वह बताए कि उसकी सासू माँ का नाम भी अर्चना ही है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं नहीं, वह कैसे हो सकती है। मेरी सास तो अनपढ़ गंवार है, वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है। वह तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलट कर जवाब भी नहीं देती, जबकि मेरे मौसा जी तो कह रहे हैं कि वह तो बहुत ही बहादुर और निडर औरत थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती, तो वह नहीं हो सकती। यह मेरे मन का वहम है। और क्या दुनिया में एक ही नाम की कितनी औरतें नहीं हो सकती। दुनिया में जाने कितनी अर्चना नाम की औरतें हैं। थोड़ी ही देर में पंकज भी वहां आ गया था और कहने लगा कि मुझे थोड़ी आने में देर हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा और आप लोगों की बातों को नहीं सुन पाया। लेकिन मौसा जी आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए, हमें अच्छा लगेगा। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, आप इधर से वापस नहीं जा सकते। हमारे घर तो आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए अब तो आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा। पंकज अपने मौसा जी से बहुत ज़्यादा विनती करता है, जबकि ममता का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं था मौसा जी को अपने घर ले जाने का, क्योंकि वह अपनी सासू माँ को अनपढ़ गंवार समझती थी। वह अर्चना जी को मौसा जी से मिलवाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तो पढ़े लिखे लोगों से और अपने स्टेटस के लोगों के साथ बात करना और मिलना जुलना पसंद था। वह अपनी सासू माँ को सासू माँ समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह उनके घर की नौकरानी हो। उसके पति के कहने पर ममता अपने मौसा जी को अपने घर ले आई। ममता के मौसा जी उनके घर जाकर सोफे पर बैठ गए। ममता अपनी सासू को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी मेरे मौसा जी आए हैं, उनके लिए जरा चाय नाश्ता बना कर ले आओ, खाली चाय मत लाना। अर्चना जी चाय नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती हैं। अर्चना जी को देखते ही ममता के मौसा जी तो खड़े हो जाते हैं और जाकर के उनके पैर छूने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे अर्चना जी आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप मेरी बेटी की सास निकली। मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही मेरी बेटी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि मेरी सासू माँ ही इंस्पेक्टर अर्चना है। ममता का मुंह तो अपने मौसा जी की बातों को सुनकर खुला का खुला रह गया था और अपने मौसा जी को कहने लगी,
आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सासू माँ इंस्पेक्टर नहीं है, वह तो घर गृहस्थी संभालने वाली एक साधारण सी महिला हैं। तो आप उन्हें इंस्पेक्टर क्यों कह रहे हो? यह तो घर के कामों को करती हैं। क्या आपको उनको देखकर लगता है कि यह एक इंस्पेक्टर हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यह वह इंस्पेक्टर अर्चना जी नहीं है जिसे इंस्पेक्टर समझ रहे हो। तभी ममता के मौसा जी बोले, नहीं, यह वही मैडम है। इनका चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अर्चना जी बोली, चाय नाश्ता रखते हुए, जी हाँ, मैं वही इंस्पेक्टर हूँ। मैं ही वह अर्चना मैडम हूँ जो एक इंस्पेक्टर थी। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अपनी सासू माँ के मुंह से इंस्पेक्टर का नाम सुनकर ममता के तो होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जिसे वह इतने दिनों से अनपढ़ गंवार समझ रही थी, वह अपने समय में कितनी काबिल औरत थी और एक जानी मानी इंस्पेक्टर थी। वह अपने समय की एक शख्सियत थी जिसको दुनिया सलाम करती थी। लेकिन मैं तो उसे अनपढ़ गंवार समझती थी और मैंने जाने कितनी बार उनको अनपढ़ गंवार कहकर अपमानित किया है। कितनी बार अपनी नौकरी की अकड़ भी दिखाई है, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सासू माँ ऐसी भी हो सकती है, वह भी नौकरी करती थी। ममता के मौसा जी बोले, आप शायद मुझे नहीं पहचानती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। आपको याद है एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था। अगर आप सही समय पर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचता। बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत तो हो ही गई होती। लेकिन ठीक हो जाने के बाद मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आया था और आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन आप मुझे मिली ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता चला कि आपने इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपना इस्तीफा क्यों दे दिया था? यह सुनकर ममता की धड़कनें तो तेज होती जा रही थी। वह यह जानने को उत्सुक हो रही थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था। अर्चना जी कहती हैं कि आपको बचाने के बाद तीसरे दिन मेरे पति को एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसमें उनका देहांत हो गया था। घर में मेरे 2 छोटे बच्चे थे और साथ में मेरी बूढ़ी सासू माँ। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर में रहना बहुत ज़रूरी था। जब मेरे पति घर में होते थे, सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लिया करते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मुझे घर को संभालना पड़ता है, जबकि मैं उनका घर में भी बहुत सहयोग करती थी, उनका पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सभी कामों को निपटा कर जाती थी, खाना भी बना कर जाती थी और अपनी सासू माँ की दवाइयों को भी टेबल पर रख कर जाती थी। अपने बच्चों का टिफिन भी तैयार करके रख देती थी और जब शाम को आती थी तो फिर से सबके लिए खाना बनाती थी। कभी किसी काम के लिए अपनी सासू माँ या अपने पति से कोई भी शिकायत नहीं की। मैंने अपने घर को और अपने बच्चों को और साथ ही साथ अपनी नौकरी को भी बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझे अकेले यह सब कुछ नहीं संभाला जा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी भी छोड़ दी थी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्चों को भी चलाया। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी। अर्चना जी की बातों को सुनकर ममता उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर इंस्पेक्टर थी, जबकि मैंने तो कितनी बार आपको अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार कहकर बोल देती थी और निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं थी तो फिर तुम्हें कैसे बताती। आज ममता को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो अपने समय की एक जानी मानी इंस्पेक्टर थी और इंस्पेक्टर रहने के साथ अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया
और अपनी सासू माँ और घर को भी संभाला। यह तो काबिले तारीफ है, लेकिन मैं कितनी पागल हूँ कि एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं, ना ही कोई घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का अपमान भी किया है। ममता अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी है। मैंने तो सोचा था कि नौकरी करने वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है। अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मेरे से बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी और अपने बच्चे और अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं, तभी तो मेरे मौसा जी आपकी तारीफ करते हैं। हाँ बेटा, अर्चना जी ने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, यह तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। ममता की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के सभी कामों को भी करेगी और अपनी सासू माँ के साथ हर काम में हाथ बटाएगी। क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि घर के कामों से अपना पल्ला ही झाड़ लिया जाए। ममता की आंखों में आंसू देखकर अर्चना जी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, ममता, अगर तुम्हें सच में अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा है तो मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को भी अपने आप से कम मत समझना। अगर ऐसा करोगी तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कोई इंसान नौकरी करता हो या नहीं, सभी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। नौकरी मिलना या ना मिलना तो किस्मत की बात होती है, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं होता। हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जी रहा होता है, जबकि सबकी अपनी ज़िंदगी के अपने अपने संघर्ष हैं। अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है उसे कुछ आता ही नहीं है। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसे सब कुछ आता है? अर्चना जी की बात सुनकर के ममता अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वह किसी को कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचेगी और किसी को भी अपने आप से कम नहीं समझेगी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। ममता को यह बात अब समझ आ गई थी। परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे हर कोई नहीं निभा सकता, इसलिए किसी ना किसी को तो घर में यह जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर सभी लोग नौकरी करने लगे तो घर को कौन संभालेगा? घर में जो हाउसवाइफ होती हैं उनका स्थान तो नौकरी करने वाली महिलाओं से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि नौकरी भी तभी कर पाते हैं जब कोई पीछे से घर को संभालने वाला हो, वरना अर्चना जी की तरह अपने घर को संभालने के लिए नौकरी को भी छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी नौकरी का घमंड ना करें, क्योंकि नौकरी के साथ साथ घर में रहने वाले लोगों का साथ होना भी ज़रूरी है, तभी तो सभी चीज़ एक साथ चल सकती है। अगर कहीं भी भेदभाव हुआ तो नौकरी तो छूटेगी ही, साथ में परिवार का साथ भी छूट जाएगा। इसलिए नौकरी करो, लेकिन उसकी अकड़ दूसरों पे मत दिखाओ। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।